नमस्कार, परिवर्तन मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रंजीत और एसएससी जीडी और ग्रुप डी के इस सीरीज़ में मैं लेकर आया हूं आपके लिए कुछ खट्टे मीठे सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के खट्टे मीठे सवालों को। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा आज का वो कुछ इस तरह का है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, सवाल में है कौन सा युग्म सह अभाज्य युग्म नहीं है। बस आपको हमको ये बताना है। इस क्वेश्चन को लाने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि हम आपको ये बता सकें कि सह अभाज्य क्या होता है, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को प्राइम नंबर का मतलब ऐसा नंबर, ए और बी कहने का मतलब सह अभाज्य नंबर ऐसा नंबर होता है जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो होता है 1। आप ये कह सकते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। इसका मतलब जो एक के अलावा किसी और से नहीं कटते, यानी दोनों संख्याएं किसी भी संख्या से नहीं कटेगी। वो दोनों संख्या किसी भी संख्या से नहीं कटेगी, उसे कहते हैं को प्राइम। हाईएस्ट कॉमन 1 होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। तो इस सवाल में हम देखिए कैसे बता रहे हैं आपको। अब देखिए 35 और 51 ये क्या है, को प्राइम है, क्योंकि 35 और 51 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये को प्राइम है। तो आप क्या सोच रहे हैं कि इसको टिक मार दिया जाए? नहीं, को प्राइम नहीं है वो चुनना है। ये तो को प्राइम है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। कोई एक संख्या बताइए जिससे 35 और 51 कट जाए। आप कहेंगे 7 से ये कट जाएगा, तो ये थोड़ी कट जाएगा, नहीं कटेगा ना। 17 से ये कट जाएगा तो ये नहीं कटेगा, 3 से ये कट जाएगा तो ये नहीं कटेगा, 5 से ये कट जाएगा तो ये नहीं कटेगा। दोनों किसी भी संख्या से नहीं कटेंगे एक के अलावा, क्योंकि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। क्लियर रहेगा आपको ये बात, कभी नहीं भूलना है। बिना प्रैक्टिस के भी आपको ये सवाल दोबारा नहीं छूटेगा। देखिए, तो ये को प्राइम है, ये भी को प्राइम है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। बट ये को प्राइम नहीं है। ये को प्राइम क्यों नहीं है, आप देख सकती हैं 7 से कट रहा और ये भी 7 से कट जाएगा। अगर आपको 19 का पहाड़ा याद होगा तो आप देख सकते हैं कि ये 7 बार में कट जाएगा। आप देखिए 7 7 49 कट जाएगा, और इसे अगर 7 से काटे तो 19 बार में नहीं कट जाएगा। 7 एकम 7, कितना बचेगा, 3 3 6 63, 7 9 63, 19 के पहाड़ा में आता है ना 133 7 बार में। तो ये जो है 7 से कट जाएगा, ये जो है 7 से कट जाएगा। तो यही हमारा उत्तर है, क्योंकि ये को प्राइम नहीं है। ये इसमें कॉमन जो है HCF कॉमन, HCF जो है 1 नहीं है इसका HCF क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका HCF 7 हो जाएगा, जिसमें हाईएस्ट कॉमन 1 होना चाहिए, जो किसी से भी ना कटे। दोनों संख्या किसी से भी ना कटे, दोनों संख्या किसी से भी ना कटे। अगर कट गया तो ये को प्राइम नहीं है, और हमें नहीं चुनना है, इसीलिए हमारा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। इस क्वेश्चन को लाने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि हम आपको को प्राइम समझा सकें। तो क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार आप। 18 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से, ध्यान दीजिएगा, 18 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से, शीर्ष मतलब टॉप से, टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई 78 मीटर है तो प्लेटफॉर्म से टावर की दूरी कितनी है। इस सवाल को बनाने के लिए हमें लगाना पड़ेगा हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो चलिए इस सवाल को सिखाते हैं सबसे कम समय में कैसे बना सकते हैं। पहले थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ताकि बनाने के लिए थोड़ा जगह मिल जाए। देखिए क्वेश्चन का फिगर देखिए पहले। 18 मीटर ऊंचा एक प्लेटफॉर्म, 18 मीटर ऊंचा एक प्लेटफॉर्म, 18 मीटर ऊंचा एक प्लेटफॉर्म। आगे देखिए, के शीर्ष से,
इसके शीर्ष से, 18 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से, यहाँ से शीर्ष से, टॉप से। टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक टावर बनाना पड़ेगा और थोड़ा ऊंचा रखिएगा, काहे कि उन्नयन कोण है। टावर का उन्नयन कोण जो है वो कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। टावर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। टावर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। ये हमने जो बनाया, ये जो हमने बनाया है ये है टावर। ये हमने जो बनाया है ये है टावर। बहुत सुंदर राइटिंग में लिखा हमने, देखिए। यदि टावर की ऊंचाई 78, ये कितना है? 78। तो आपसे पूछा गया है प्लेटफॉर्म से टावर की दूरी। आपसे पूछा गया क्या है? प्लेटफॉर्म से टावर की दूरी। जो हमसे पूछा गया है, मैं उसे रेड मार्क कर रहा हूँ, ये सवाल है। आपसे ये पूछा गया है कि प्लेटफॉर्म से ये टावर कितना दूर है। बहुत ही खूबसूरत सवाल और बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि विद इन सेकेंड्स आप कैसे बना सकते हैं। देखिए, अगर मामला 30 डिग्री का है तो आप जानते हैं tan 30 डिग्री का मान यानी परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो जो होता है वो 1:√3 होता है। बाबू 1 रेशियो क्या होता है? √3 होता है। अच्छा, एक बात और, अगर ये पूरा 78 है और ये 18, तो आप समझिए ये वाला हिस्सा, अगर ये 18 है तो ये भी 18 है, यहाँ से यहाँ तक। और पूरा 78 है, 18 घटा लेंगे तो ये कितना मिल जाएगा? 60। ऊपर वाला कितना मिल जाएगा? 60 मिलेगा सर। एक यूनिट का वैल्यू अगर 60 है तो √3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 60√3। यही इसकी दूरी है। आप कहेंगे हमें तो ये पूछा गया था, क्यों? अगर ये 60√3 है तो ये भी तो 60√3 ही आएगा, बराबर ही तो होगा। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने सीखा। इस सवाल को 10 सेकंड में कैसे बनाएंगे। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर सवाल में क्या कुछ है आपके लिए वो सीखिए। अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस के सवालों को रेशियो से नहीं बनाते और फॉर्मूला लिखते हैं, अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस के सवालों को रेशियो से ना बनाकर फॉर्मूला लिखते हैं, इन ट्रायंगल सो एंड सो, इन रेक्टेंगल सो एंड सो, तो अब वो ज़माना नहीं है कि आप सेलेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि आप सवाल में कम समय लगने की जगह ज़्यादा दे रहे हैं। तो जहाँ ज़्यादा लगाना होगा वहाँ समय कहाँ से लाएंगे? क्योंकि कई सवाल में तो कैलकुलेशन होगा, टाइम लगेगा। तो जहाँ बचेगा वहाँ बचाएंगे नहीं, तो जहाँ लगाना होगा वहाँ लाएंगे कहाँ से? सेव करना ज़रूरी है। टाइम सेव करिए, इसलिए नहीं कि टाइम घर लेकर आना है। टाइम सेव करिए ताकि अच्छे सवालों को देकर उसे वहीं निपटाना है। अच्छे सवालों को वही टाइम देकर उसे वहीं निपटाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखते हैं। इस वापस एक ही मकसद है कि आप प्लेस वैल्यूज को समझें। देखिए, बोला गया 5 के स्थानीय मानों का अंतर। क्या आपको 5 दिखाई दे रहा है? हाँ, 2 जगह दिखाई दे रहा है, एक तो यहाँ और दूसरा यहाँ। अगर यहाँ पर 5 का स्थानीय मान माने तो 5 के बाद 1 अंक है, यानी इसका स्थानीय मान कितना है? 50। और यहाँ 5 के बाद 1 2 3 4 अंक है, इसका मतलब 5 के बाद कितने होंगे? 4 अंक। 1 2 3 और 1 4 अंक, कुल मिलाकर 50,000। कहा गया कि दोनों स्थानीय मानों का अंतर क्या है? दोनों स्थानीय मानों का अंतर क्या है? बाबू पहले स्थानीय मान जान जाइए। अगर स्थानीय मान पता होगा तभी ना अंतर या योग निकालिएगा। तो सीखिए स्थानीय मान कैसे निकलता है। देखिए, अगर एक नंबर लिख के सिखाएं आपको कि 1 2 3 4 6, मान लीजिए ऐसे लिख दें, और हम आपको बताएं ये चीज़ कि 6 का जो इकाई अंक का स्थानीय मान होता है सेम, जबकि 4 का स्थानीय मान 4 के बाद 1 अंक है इसलिए 40। 3 का स्थानीय मान अगर बात करें तो 3 के बाद 2 अंक है इसलिए 300। और 2 की बात करें तो 2 के बाद 3 अंक है इसलिए 2 पे 3 जीरो आएगा। जितने अंक उतने जीरो। और 1 के बाद अगर हम बात करें 1 की प्लेस वैल्यू तो 1 पे 1 2 3 4 4 जीरो आएंगे। यानी कुल मिलाकर मामला होगा ये है प्लेस वैल्यू, ये है प्लेस वैल्यू। अगर फेस वैल्यू की बात करें तो जो नंबर होगा वही होगा। मतलब 5 का फेस वैल्यू, 6 का फेस वैल्यू 6,
4 की प्लेस वैल्यू 4, 3 की फेस वैल्यू, स्थान नहीं जातीय मान, आपने सुना होगा फेस वैल्यू। अगर बात फेस वैल्यू की करें तब फेस वैल्यू जातीय मान तो 6 का 6 ही होगा, 4 का 4 ही होगा, 3 का 3 ही होगा, 2 का 2 ही होगा, 1 का 1 ही होगा। यानी फेस वैल्यू सेम ही होता है, फेस वैल्यू सेम होता है। लेकिन प्लेस वैल्यू में डिपेंड करता है उसका स्थान, पोजीशन, कौन से जगह पर है, उस पर डिपेंड करेगा कि उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो चलिए बात करते हैं इस सवाल में कि अंतर निकालना है। 50,000 में से 5 घटेगा तो 49,950 होगा। 50,000 में से 50 घटेगा, 50,000 में से 50 घटेगा तो 49,950 होगा। इस सवाल का उत्तर मात्र यही होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आपको हमेशा याद रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अगला सवाल। आज का क्वेश्चन नंबर 4। इन सब छोटे छोटे सवालों में आप बहुत खट्टे मीठे चीज़ों को सीख रहे हैं जो आपके मैथमेटिक्स के ज़मीन को बेहतर करेगा, जो आपके मैथमेटिक्स के ज़र को बेहतर करेगा। रूट पे काम हो रहा है, आप यकीन मानिए अगर आप रूट पे काम करेंगे तो आपको फ्रूट्स पे काम हो जाएगा, आपका फ्रूट बढ़िया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बढ़िया से मेहनत कीजिएगा तो ज़रूर सफल होइएगा, और बिल्कुल होइएगा। हम अगर आपको पढ़ा रहे हैं आप सफल नहीं होइएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। 1 2 3 चौथा सवाल हम करेंगे ना। चौथा सवाल है आज, बिल्कुल। देखिए चौथा नंबर सवाल बहुत प्यारा सा सवाल है। हालांकि एग्ज़ाम में आजकल लेवल बढ़ गया है, आप देख रहे हैं CGL हो या CHSL, वो 3 7 और 11 पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। अब 3 9 11 4 6 कोई नहीं पूछ रहा इन सवालों को, तो अपना भी लेवल बढ़ा के चलिएगा। ये नहीं कि 3 और 9 लेके चलते रहें, क्योंकि 2021 है, थोड़ा सा भी 19-20 हो गया ना तो सवाल बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए सवाल के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 से अगर भाग लगाने वाला है तो क्या करेंगे? x - 4, इसको हम अलग लिख लेते हैं। पता है ये बेहतर तभी बता पाएंगे हम आपको जब हम नंबर यहाँ लिख रहे हैं। देखिए क्या लिख लेते हैं, 7 3 7 3 6 4 x। आपसे पूछा गया है x का मान, आपसे पूछा गया है x का मान बताइए कब? जब ये पूरी संख्या 11 से डिविजिबल है। कंडीशन है कि 11 से डिविजिबल है। रूल आप अच्छा जानते होंगे, x - 4। 6 में से 3 घटा 3, और 7 में से कुछ नहीं घटा लड्डू तो 7। 7 3 10 में से 4 गया, यानी x प्लस 7 3 10 में से 4 गया, कितना आएगा? 6। x + 6। आपको देखना पड़ेगा कि x की जगह हम क्या रखें कि 11 से कट जाए। क्या देखेंगे? 6 की जगह 6 के साथ क्या जुड़ेगा? क्या ही देखना है इसमें, आप ही बताइए। भाई 11 से कटना है, 5 रख दीजिए, 6 5 11 हो जाएगा, कट जाएगा। या तो 0 होगा या फिर 11 का मल्टीपल। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में। इस खट्टे मीठे सवालों के आज के वीडियो में हमने आपको कुल मिलाकर 8 सवाल हम आपके लिए लाए हैं, जिसमें हम आपको 5वां सवाल करा रहे हैं। 5th नंबर क्वेश्चन। इन सवालों को देखिए कि इस सवाल को आप किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं। थोड़ा हम बड़ा कर देते ताकि पहले हम सवाल आपको दिखा दें। सवाल क्या है देखिए, एक कार के मूल्य का वार्षिक मूल्य ह्रास, डिप्रेशन, डेविएशन, डिप्रेशन। देखिए मूल्य ह्रास कहने का मतलब कमी हो रहा है। मूल्य ह्रास कहने का मतलब इसमें 10% की क्या हो रही है? कमी हो रही है। मूल्य ह्रास का मतलब क्या होगा? इसमें 10% की क्या होगी? कमी होगी। 4 वर्ष बाद कार के मूल्य में कितने % की गिरावट आ जाएगी? समझिए बढ़िया से। सबसे पहले 10%। बाबू अगर हम आपसे बोलें कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? यानी 1/10। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/10। 1/10 का मतलब 10 से
1 घट के, CI में तो आप बोलते हैं 10 से 1 बढ़ के 11, कमी है यहाँ, वहाँ ब्याज बढ़ता है, यहाँ घट रहा है, 10 से 1 कम होगा, यानी कि पहले अगर कीमत 10 थी तो अब 1 कम होके 9। और आगे मामला कितने का है? 4 साल का है, तो पावर में 4, यानी कि मामला हो गया 10 के पावर 4, यानी 1 पे कितने जीरो? 4 जीरो। और यहाँ 9 का पावर 4, 81 का स्क्वायर, 81 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, 8 एकम 8 दूनी 16 का 6 कैरी 1, और 8 अठाई 64 और 1 65। आप कह सकते हैं कि मामला है कि 10,000 रुपये से 10,000 रुपये से 6,561 हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं कि क्या हो गया? कमी हो गया। कितना कम हुआ सर? सर 6561 होने का मतलब है कि सीधा 3500 में से और 61 कम कर दीजिए, यानी कुल मिलाकर 3400। 6461 कम करेंगे तो कितना होगा सर? 3439। बस घटा लीजिए, कमी देख रहे हैं। कमी कितना हो गया? 3439 की। और कमी का परसेंटेज पूछा गया है, कंपेयर किससे होगा? 10,000 से। गुना कितने से? 100 से। 2 जीरो से कट जाएंगे और इस 100 से यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यानी उत्तर होगा 34.39%। जो कमी होगा वो कितना होगा? 34.39%। जो कमी होगा वो कितना होगा? 34.39%। बहुत बेहतरीन तरीके से हमने आपको रेशियो का इस्तेमाल से बता दिया कि फ्रैक्शन परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू रेशियो। एक बार परसेंटेज से फ्रैक्शन में आ गए और फिर फ्रैक्शन से रेशियो में, और जब रेशियो पता चल जाए तो परसेंटेज निकालने के लिए वैल्यू की थोड़ी ज़रूरत पड़ती है, रेशियो काफ़ी है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। आज के 6ठे सवाल में हम आएंगे। कुल मिलाकर 8 सवालों में आज का 6 नंबर सवाल क्या है, क्या सीखने को मिलने वाला है आपको, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये ट्रिगोनोमेट्री का सवाल है सर, ये त्रिकोणमिति का सवाल है। देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा, आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। बगल में क्या है? कॉट थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप, अगर ये कॉसेक ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और वो सेक नीचे आएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा गुना कॉट थीटा का मान क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे कि ये तो कट गया जी, साइन से इसे काट देंगे तो साइन बचेगा, और कॉस से इसे काट देंगे तो कॉस। तो साइन बाई कॉस को हम क्या लिखते हैं? टेन थीटा। तो बहुत खूबसूरत सवाल, और उससे भी खूबसूरत इसका जवाब। बहुत सिंपल तरीके से हमने आपको बताया कि इस सवाल का उत्तर क्या होगा? टेन थीटा, टेन थीटा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7वें नंबर सवाल में खट्टा मीठा क्या सीखने को मिलने वाला है, चलिए सीखते हैं। 2, 2, 4, 2, 6 और एक 7वां नंबर सवाल ये रखा। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा सवाल है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया सवाल है। मन से पढ़िएगा, एकदम बन जाएगा एग्जाम में। नहीं तो किसी चैप्टर के भरोसे बैठे रहिएगा, एग्जाम में दिमाग नहीं लगाइएगा तो बात संभव नहीं होगा। हर सवाल को बनाना है तो कुछ अपना कॉमन सेंस भी लगाना होगा। एग्जामिनर हर बार 2-4 सवाल ट्विस्ट मोल्ड करके देते हैं, आपको अगर बनाना है तो आपको एकदम जुड़ना पड़ेगा सवाल से। देखिए क्या लिखा है, किसी संख्या के, सवाल में क्या है देखिए, किसी संख्या के बारे में कहा जा रहा है कि घनमूल की इकाई अंक के स्थान पर उपस्थित अंक इसकी संख्या की इकाई के स्थान पर उपस्थित अंक के बराबर है। आपको बस इतना सा बात समझना है,
आपको बस इतनी सी बात समझ में आनी है। कहने का मतलब अगर कोई नंबर है, मान लीजिए हमें नहीं पता वो कितना बड़ा नंबर है या नंबर क्या है, बट अगर हम कहें कि इकाई के स्थान पे कुछ है, उसके इकाई के स्थान पर जो नंबर है हम चाहते हैं कि क्यूब करें, तो आप कह रहे होंगे क्यूब रूट करें, तो बात एक ही है। क्यूब रूट करके इकाई अंक चेक करिए या क्यूब करके इकाई अंक चेक करिए, बात एक ही है। क्यूब करें तो हम इस नंबर का जब क्यूब करें, हम इस नंबर का जब क्यूब करें तो जो भी नंबर हमें प्राप्त हो, आप कह सकते हैं कोई बड़ा सा नंबर प्राप्त होगा, बिल्कुल उसके डिजिट्स हो सकते हैं अलग अलग हो, कोई भी नंबर प्राप्त हो, कोई भी नंबर प्राप्त हो, कोई भी नंबर प्राप्त हो, लेकिन उसका इकाई अंक सेम होना चाहिए। लेकिन उसका इकाई अंक अगर यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ भी क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ऐसे कितने, देखिए ध्यान दीजिएगा कि किसी संख्या का इकाई अंक अगर कितने पॉसिबल हैं, ऐसे कितने अंक पॉसिबल हैं कि हम क्यूब करें तो उसका जो क्यूब का वैल्यू आए उसका इकाई अंक भी सेम हो। सेम समझते हैं, अगर यहाँ 1 हो तो यहाँ भी 1। आप देखिए ऑलरेडी क्या क्या जानते हैं इस पर हम बात करते हैं। पहले सवाल को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। इसकी आगे है घनमूल की उपस्थित संख्या की इकाई अंक के स्थान पर उपस्थित अंक के बराबर हो। यह इकाई के स्थान पर कितने भिन्न भिन्न अंकों के मामलों में उचित है, यानी मामलों में कितने संभावनाएं हैं या कितनी पॉसिबिलिटीज हैं आपको बतानी है। कितनी संभावनाएं हैं, कितने मामले हैं, पॉसिबिलिटी है, कितने मामले हैं, कितने पॉसिबिलिटीज हैं, कितने मामले हैं, कितनी पॉसिबिलिटी हैं। आप समझिए, अब अगर हम बात करें, आप इकाई अंक पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि सर 0, 1, 5 और 6 ये तो ऑलरेडी होता है। 0, 1, 5, 6 पे कोई भी पावर लगा दीजिए सर, उसका इकाई अंक चेंज नहीं होगा। किसी संख्या का अगर लास्ट डिजिट 0, 1, 5, 6 में से कुछ भी है, किसी संख्या का अगर लास्ट डिजिट 0, 1, 5, 6 में से कुछ भी है तो पावर 3 करने पर उसका इकाई अंक नहीं बदलेगा। मतलब कहने का मतलब ये है बाबू कि अगर हम एक संख्या लिखें, देखिए अगर हम एक संख्या लिखें, मान लीजिए हम लिखते हैं 10, मान लीजिए हम लिखते हैं 10 और कहें कि इसका क्यूब करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा, 0, है ना सेम। देखिए है ना सेम बात। अगर हम कहें आपसे कि अगर किसी संख्या के अंतिम में 1 हो, तब अगर मान लीजिए सर 11 है, इसको अगर क्यूब करें तो बाबू कुछ भी करिए इसका इकाई अंक 1 ही रहेगा। 11 का क्यूब 1331 होता है, 1 होगा कि नहीं लास्ट में, नहीं बदलेगा। तो 0, 1, 5, 6 तो ऑलरेडी आंसर है, यानी 4 संभावनाएं बाबू, 0, 1, 5 और 6 तो कंफर्म है। इसके अलावा हमें चेक करना पड़ेगा, इसके अलावा हमें चेक करना पड़ेगा। देखिए कैसे चेक होगा, 0 और 1 तो ठीक है सर, 2 नहीं है इसमें, 2 का क्यूब करेंगे तो 8, सर नहीं मैच करेगा, नहीं लिख सकते। अगर 2 का क्यूब करते और तब भी 2 ही आ जाता तो बात बन जाता, या उसका जो भी बड़ी संख्या आती है उसका इकाई अंक 2 आना चाहिए। 3 को चेक करिए, 3 3 9 3 27, नहीं हो सकता। 4 को चेक करिए, 4 चौक 16 चौक 64, ध्यान दीजिए 4 और 64 इकाई अंक सेम आ गया, 4 और 64 इकाई अंक सेम आ गया। इसका मतलब अगर किसी संख्या के लास्ट में 4 है तो उसके पावर में 3 करने पर भी उसका इकाई अंक 4 ही रहेगा। बहुत अच्छे से समझिए ध्यान से। आगे 5, 6 तो ऑलरेडी है, 7 का क्यूब याद है 343, नहीं होगा जी। 8 का होता है 512, नहीं होगा जी, 2 हो जाएगा इकाई अंक। 9 का 729, ध्यान रखिएगा 9 का 729, इसका मतलब 9 भी होगा। और 9 के आगे चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि डिजिट्स तो 9 ही होते हैं। 0 to 9 ही देखना पड़ेगा, डिजिट्स 10 ही देखने पड़ेंगे, यानी कुल मिलाकर हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी है, 6। इस तरह के सवाल अगर आपके सामने से गुजरा रहेगा बाबू, तो एग्ज़ाम में ये सवाल आपके सामने से गुजरेगा तो आप पहचान भी पाएंगे और मिनिमम समय में बना भी पाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत खूबसूरत सवाल था। तो चलिए चलते हैं इस खूबसूरत सवाल के बाद आज के आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 8 पर, और सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कुछ सीखने को मिलने वाला है हमें। चलिए ट्रेन का ये सवाल बड़ा ही खूबसूरत सवाल।
सवाल देख लीजिए क्या है। दो ट्रेन, एक 157 मीटर लंबी और दूसरी जो है वो 123 मीटर लंबी है, विपरीत दिशाओं में 7.2 सेकंड में एक दूसरे को पार कर रहे हैं। सबसे पहले आप समझिएगा, एक दूसरे को पार करने का मतलब, ट्रेन जब एक दूसरे को पार करते हैं तो बेसिकली पार क्या करते हैं, या चली गई दूरी क्या होती है, उनके द्वारा चली गई दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई का योग। जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करते हैं तो चली गई दूरी बराबर कवर्ड की गई डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड बराबर दोनों ट्रेन की लंबाई का सम, दोनों ट्रेन की लंबाई का सम, बस उनका डिस्टेंस योग हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर दूरी कितना हो गया, 157 प्लस 133 जोड़ लीजिए, 7 3 10 का 0, कैरी 1, 5 2 7 1 8 और 1 और 1 तो 280 मीटर, यही डिस्टेंस है और टाइम गिवन है और पूछा जा रहा है कि संयुक्त गति रिलेटिव स्पीड कितना होगा। रिलेटिव स्पीड आमने सामने के केस में जुड़ जाता है बट उसका यूज नहीं है, हमें तो बस मतलब स्पीड से है। सर स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बाबू, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना टाइम, 7.2। तो काटिए और मारिए आंसर। नहीं नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं, ऊपर मीटर में और नीचे सेकंड में, तो स्पीड आएगा मीटर पर सेकंड में। नहीं लगता कि ऑप्शन देख के लगता नहीं किलोमीटर प्रति घंटे। ये देखिए ऑप्शन भी एग्जामिनर ने कैसा दे रखा है, अब इसे भी सुधारना पड़ेगा। चलिए एग्जाम के ऑप्शन भी भाई स्पीड है तो थोड़ा स्पीड के स्टैंडर्ड में आना पड़ेगा। या हालांकि बोल दिया ना हर घंटे जो बोल दिया ना, इस कारण से घंटे नहीं लिखा इन्होंने, मालूम स्पीड ही पूछा गया। ध्यान दीजिएगा, हमें लगाना पड़ा था कि आपको समझाना पड़े कि घंटे, स्पीड तो किलोमीटर पर आवर में होता है, बट बात यही है, देखिए उन्होंने शुरू में लिख दिया हर घंटे गति कितनी होगी, हर घंटे उनकी गति कितनी होगी, बट गति पूछा है तो यूनिट किलोमीटर पर आवर होना चाहिए ना। हर घंटे कितनी दूरी ट्रेवल करेगा ये थोड़ी पूछा है आपने, कितनी गति होगी, तो गति पूछा गया है तो यूनिट यही होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलेंगे। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए हमें मीटर पर सेकंड को किससे गुना करना पड़ेगा, 18/5 से। बस हो गया, ये 0 हटा देंगे, सॉरी पॉइंट हटा देंगे, ऊपर 0 लग जाएगा। 18 चौक 72 और काट लीजिए, 4 से काटेंगे तो 4 सत्ते 28 और 5 से काटेंगे तो 14 और 5 70, यानी कुल मिलाकर मामला होगा 140 किलोमीटर प्रति घंटे। इस तरह के खूबसूरत सवालों के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूं। आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ इसी तरह छोटे छोटे और बहुत खट्टे मीठे सवालों को लाते रहेंगे ताकि आपके छोटे और बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। ध्यान रखिएगा, स्मॉल मिलाते जाइए, लार्ज बनाते जाइए, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए। एक समय आएगा कि बड़े से बड़ा कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। गुड डे एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।